ठीक है। सो इस सेशन में समरी तीन चीजें हम देखने वाले हैं। पहले तो ओवरव्यू एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट देखने, मतलब आई मीन टू से डिस्कशन करने वाले हैं। दूसरी चीज ये है कि हाउ टू पिक स्टॉक्स विच गिव गुड रिटर्न फॉर इन्वेस्टमेंट। स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे रिटर्न्स जिन स्टॉक से मिलने के चांसेस हैं, वो हम किस क्राइटेरिया पे फिल्टर करते हैं, उनमें क्या क्या चीजें देखते हैं कंपनी में, उस स्टॉक्स के क्या क्या एट्रीब्यूट्स, उस कंपनी के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हम देखते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल का है। एंड इसके बाद थर्ड पार्ट में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो मैं स्लाइड बाय स्लाइड मूव कर रहा हूँ और समरली आपको मुख्तसर तौर पर शॉर्ट शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट पहली जो चीज है कि स्टॉक सिलेक्शन के जो बेसिक्स हैं वो हम गो थ्रू करेंगे। तो फर्स्ट स्लाइड मैंने ऐड की है इसमें। जैसे आप देख पा रहे हैं, वाई डू वी इन्वेस्ट, की हम इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट का पर्पस एक फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए हो सकता है, और अपने कई लोग रिटायरमेंट फंड के लिए भी बना सकते हैं, इन केस हमें कोई फ्यूचर में बड़ा एक्सपेंस आने वाला है, मे बी 5 years, 5 आफ्टर 5-10 years और 15 years। सो इन दैट केस ऑल्सो हम उसको इन्वेस्टमेंट के थ्रू अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अभी के लिए आपको म्यूट कर रहा हूँ। सर जिनको भी कोई क्वेश्चन हो सेकंड लास्ट वाले पार्ट में पूछ सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट मैंने बताया कि हेलो। ठीक है, तो बाय इन्वेस्टिंग योर पोर्शन ऑफ योर इनकम यू अलाउ योर मनी टू ग्रो एंड वर्क फॉर यू। तो हम इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं कि लॉन्ग टर्म में हमारे जो गोल्स हैं, बड़े एक्सपेंसेस हैं, उनको हम सेविंग्स के थ्रू कंटिन्यूसली हमें उनके लिए एक फंड बनाना। तो फॉर दैट पर्पस एट टाइम्स ये होता है कि एट द टाइम कभी कभी इमीडिएटली इतना बड़ा फंड अवेलेबल नहीं होता है। मान लीजिए आपको बड़ा मकान लेना है, या बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए कहीं आउट ऑफ इंडिया भेजना है, या मान लीजिए मेडिकल साइंस की उसको एमबीबीएस या कुछ कोर्स कराना है। सो फॉर दैट पर्पस इस तरह के पर्पस के लिए हम छोटे छोटा अमाउंट रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी की तरह किसी म्यूचुअल फंड में भी डाल सकते हैं, और स्टॉक, अच्छे स्टॉक्स में, क्वालिटी स्टॉक्स में ओवर द पीरियड ऑफ 5 years 10 years हम डालेंगे, तो उससे ये बेनिफिट होगा कि एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम, 5 साल, 10 साल या 15 साल के बाद में हमें एक अच्छा फंड अवेलेबल मिल जाएगा। तो जो हमारा जो अमाउंट इन्वेस्टेड है, वो उस अमाउंट को हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो तीन पैरामीटर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए कि हम देखते हैं कि एक तो रिटर्न्स का पोटेंशियल क्या है, हम जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां से हमें रिटर्न्स कैसे मिल सकते हैं। ये किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट में चलेगा। अगर हम प्रॉपर्टी में देखेंगे तो हम ये देखते हैं कि भाई 5 साल बाद इस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। या गोल्ड हम ले रहे हैं तो गोल्ड भी हम ये सोच कर ही लेंगे कि भाई अभी गोल्ड का रेट फॉर एग्जांपल 52,000 है, बट फ्यूचर में 70,000 के आसपास होना है। ठीक है, तो रिटर्न पोटेंशियल देखते हैं। सेकेंडली सेफ्टी देखते हैं कि ऐसा तो नहीं कि हमारा फंड फंड जो है, जो हमने लगाया है, वो एकदम से नेगेटिव में तो नहीं चले जाए, पॉजिटिव रिटर्न के में। इसके अलावा लिक्विडिटी चीजें, और जस्ट
मैंने आप सबको म्यूट कर दिया, इनके से तो जब आपको बात करना हो तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज अबाउट हम इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं और क्या चीज देखकर हम इन्वेस्ट करते हैं। तो रिटर्न पोटेंशियल देखकर, सेफ्टी देखकर और लिक्विडिटी देखकर कि मतलब उसको हम इजीली कितने जल्दी हम उससे कैश हासिल कर सकते हैं सेल करके। वेरियस एवेन्यू, बहुत सारी जगह जहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं वो उनको हम असेट क्लासेस बोलते हैं। वो स्टॉक्स या इक्विटी जो है वो एक असेट क्लास है, गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, बॉन्ड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स है, ये सब असेट क्लास कहलाएंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट इज मीन बाय स्टॉक सिलेक्शन। तो स्टॉक सिलेक्शन सिलेक्शन का क्या मतलब है। ठीक है, तो स्टॉक सिलेक्शन का मतलब ये है कि हम एक या एक से ज्यादा स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेस पे, और ऐसे क्राइटेरिया जिनके बेसिस पे हमारे अमाउंट, जो हमारा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसको बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो। ठीक है, तो और अभी एट प्रेजेंट मोर देन 5,000 स्टॉक्स अवेलेबल है, बट हम जो है जो इन्वेस्ट करते हैं हमारे ग्रुप में एज पर शरिया वो समथिंग अराउंड 1,400, लाइक 1,500 के आसपास स्टॉक्स अवेलेबल हैं जिनमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टॉक सिलेक्शन में मेन चीज यही है कि वो स्टॉक्स जिनमें पोटेंशियल हो ग्रो करने का, ऐसी कंपनी जो अच्छे फ्यूचर जिनके अच्छे हो। सेकेंडली, हमें इन्वेस्टमेंट करते टाइम ये भी देखना है कि ऐसा ना हो कि हम बहुत सारे स्टॉक ले लें, मान लीजिए 50, 60, 70 स्टॉक ले लें पर हम देख ही नहीं पा रहे हैं। तो जो भी हम स्टॉक लें उनको हम ट्रैक कर पाए। ठीक है, तो मैनेजेबल नंबर ऑफ स्टॉक्स होने चाहिए। ऐसा ना हो कि इतने सारे स्टॉक्स होंगे हम उनको देख ही नहीं पा रहे हैं, चाहे लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स हो। सेकेंडली, अलग 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 सेक्टर से हों, जो कि जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। ऐसा ना हो कि सारे के सारे आईटी सेक्टर के हों, सारे के सारे एफएमसीजी सेक्टर के हों, सारे के सारे फ्यूल या एनर्जी सेक्टर के हों, या सारे केमिकल सेक्टर के हों। बिकॉज एक सेक्टर हमारा इन केस किसी टेम्पररी रीजन से डाउन होता है, या कि एक सेक्टर में डाउन ट्रेंड आता है, या एक सेक्टर का बिजनेस बहुत डाउन होता है किसी रीजन से, मान लीजिए वार हो गई, या कुछ किसी कंट्री पे, किसी कंट्री ने एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पर बैन लगा दिया, तो वो सेक्टर एकदम से डाउन हो सकता है। तो सिलेक्शन के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हमारे सारे स्टॉक्स एक ही सेक्टर के नाम हो। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ एनालिसिस। इसमें जब हम स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, खरीदते हैं, तो दो तरह के होते हैं। एक तो इकोनॉमिक एनालिसिस होता है, एक फंडामेंटल और एक टेक्निकल। इकोनॉमिक में यूजुअली हम ये देखते हैं कि ये पर्टिकुलर सेक्टर कैसे परफॉर्म करने वाला है। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें कि बारिश के बाद या जो फसल का सीजन होता है, तो उसमें हम देखते हैं कि पर्टिकुलर जो सेक्टर है वो उस पर्टिकुलर टाइम में, उस पर्टिकुलर सीजन में जो है ग्रो करता है। जो केमिकल सेक्टर होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, सीड्स से रिलेटेड जो कंपनीज होती हैं, सो हमें इकोनॉमिक भी देखना पड़ता है कि कौन सा सेक्टर जो है अभी अपकमिंग टाइम में या फ्यूचर में ग्रो होने वाले हैं। साथ में फंडामेंटल एनालिसिस है, इसमें फंडामेंटल एनालिसिस में क्वांटिटेटिव एनालिसिस है और क्वालिटेटिव एनालिसिस है, जो हम आगे देखेंगे। अदर देन दैट टेक्निकल एनालिसिस है, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो हम यहाँ शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहे हैं।
सो फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में हम देखेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस जो है एजाज किसी भाई, भी सॉरी टू डिस्टर्ब यू। जी एजाज भाई, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। रिजवान रिजवान माइक, हाँ सॉरी सॉरी। रिजवान भाई, जो हाँ साइड म्यूट का ऑप्शन आ रहा है उस पे देखिए क्रॉस बन के आ रहा होगा, वो सब लोग हम्म, अपना अच्छा इसको मैंने बंद कर दिया फॉर नाउ, ठीक है। मैं ये 2 स्लाइड्स कंप्लीट करूँ, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेक्शन करेंगे और स्क्रीनर पे हम एक स्टॉक्स को एक किसी एक दो स्टॉक को देखेंगे कि कैसे हम देखते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस है। फंडामेंटल एनालिसिस जो है किसी स्टॉक की ट्रू वैल्यू जो है किसी कंपनी के बिजनेस के बेसिस पे या उसकी एक्चुअल वैल्यूएशन के बेसिस पे उसकी वैल्यू को हम एनालाइज करते हैं कि भाई इस बिजनेस के जो ओवरऑल वैल्यू है, बिजनेस की ग्रोथ है, बिजनेस का कैपिटल, टोटल ओवरऑल मार्केट कैपिटल है, उसके हिसाब से इसकी प्राइस ठीक है कि नहीं। और इसी में ये भी इन्वॉल्व होता है कि फंडामेंटली कंपनी कैसी है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स, इन टर्म्स ऑफ अदर इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया, ठीक है। तो इकोनॉमिक एनालिसिस जो फर्स्ट जो पार्ट है उसमें हम ये सारी चीजें देखते हैं। इंडिसेस देखते हैं, निफ्टी सेंसेक्स से ग्रोथ जीडीपी को देखते हैं, जीडीपी किस तरफ जा रही है, ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है, इन्फ्लेशन का रेट है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस दैट इज लोग जो कंज्यूमर्स हैं एंड अलग अलग सेक्टर्स में मान लीजिए एफएमसीजी सेक्टर के कंज्यूमर्स हैं या केमिकल सेक्टर के या फ्यूल सेक्टर के कंज्यूमर्स हैं, वो कितने कॉन्फिडेंट हैं पर्टिकुलर बिजनेस पर या पर्टिकुलर सेक्टर पर, उन वो कितने कॉन्फिडेंटली बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग अभी भी आते हैं। इसके अलावा सेकंड जो टाइप था वो फंडामेंटल एनालिसिस है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस है, उसमें 2 चीजें हैं और एक तो क्वालिटेटिव है, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सो क्वालिटेटिव एनालिसिस में फिगर्स या नंबर्स में कोई एक्सप्रेस नहीं होता है। उसमें हम कंपनी के बारे में हम देखते हैं अलग अलग फैक्टर्स, जैसे कि मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस कैसा है और मैनेजमेंट कितना क्वालिफाइड है, कितने अच्छे तरीके से असेट्स को, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को यूज़ कर पा रहा है। इनिशियलाइज जो लोग इन्वेस्टर्स का फंड है उसको किस तरह से वो इफेक्टिवली ग्रो कर पा रहा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, उनके जो रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, वो कैसे हैं, कंपनी की पॉलिसीज कैसी है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ डीलिंग, ठीक है। इंडस्ट्री एंड कंपटीशन, वो जिस इंडस्ट्री में है, फॉर एग्जांपल अगर हम एशियन पेंट को बोले तो एशियन पेंट जिस इंडस्ट्री में है उसमें कितने अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं या कॉम्पिटिटर्स हैं, और एशियन पेंट उनके आगे साथ में उन कॉम्पिटिटर्स के साथ के होते हुए किस तरह से वो मार्केट में सस्टेन कर पा रहा है, ठीक है। सेकेंड है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सो क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो कंपनी की जो अर्निंग्स है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके बेसिस पे होता है। जैसे कि कंपनी के रेवेन्यूज कैसे हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स कैसे हैं, आरओई कैसा है ना, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल कैसे हैं, और फाइनेंशियल जो रेशियोज हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कैश फ्लो का रेशियो है या डेट डेट टू इक्विटी रेशियो है, ठीक है।
सो इसमें ये सारी की इस तरह का जो सारी चीजें हम जो एनालाइज करते हैं ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस में होता है, ठीक है। सो कुछ इम्पोर्टेंट रेशियोज हैं गाइस जो हम देखते हैं किसी भी कंपनी में जब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं स्टॉक में, तो हम इम्पोर्टेंट कुछ रेशियोज हैं उनको ध्यान में रखते हैं। तो फर्स्ट है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ठीक है। सो ये बहुत कॉमनली यूज रेशियो है, ठीक है। और इसका कंप्यूटेशन प्राइस पर शेयर और अर्निंग पर शेयर के डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर अगर हम करेंगे, प्राइस पर शेयर को डिवाइड करेंगे अर्निंग पर शेयर से, तो इन दैट वे हम पीई रेशियो को निकाल सकते हैं, ठीक है। इट इज अ थंब रूल, ठीक है। लो पीई रेशियो इज प्रेफर्ड बाय व्हाइल बाइंग अ स्टॉक। तो हम ऑलवेज इस किसी पर्टिकुलर सेक्टर का जब स्टॉक पिक करेंगे तो हम ये देखेंगे कि स्टॉक का पी जो है कम हो, वो हाईएस्ट ना हो, उस सेक्टर में बिल्कुल हाईएस्ट ना हो एज कंपेयर टू पीयर्स। उसके उसी सेक्टर के जो दूसरे स्टॉक्स हैं, दूसरी कंपनीज हैं, उनके कंपैरिजन में थोड़ा लोअर पी हो, तो इट मींस कि उसका वैल्यूएशन अदर देन एज कंपेयर टू अदर कंपनीज थोड़ा ठीक ठाक है ना। अच्छा, पी रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो को हम ये भी कह सकते हैं कि हम अगर किसी कंपनी का पी रेशो 20 है, ठीक है मैम, ठीक है, तो उसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि हम उस कंपनी से कि एक शेयर के लिए से 1 रुपए कमाने के लिए 20 रुपए देने के लिए तैयार है। सो पी रेशियो जितना लो होगा उतना बेटर होगा। सेकंड जो है प्राइस टू बिग बुक वैल्यू, ठीक है। उसका कंप्यूटेशन का फॉर्मूला इसमें लिखा है करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर, ठीक है। सो सेकंड प्राइस टू बुक रेशियो है, इसमें लोअर जितना लोअर प्राइस टू बुक वैल्यू जो है उसका मतलब ये होगा कि वो जो स्टॉक है अंडर वैल्यूड है। बट थर्ड पॉइंट ये है कि लोअर जो है पीबी या पी उसकी जो एक्चुअल मीनिंग है वो डिपेंड कर सकती है सेक्टर टू सेक्टर। उस सेक्टर में यूजुअली जो लीडर्स हैं, मार्केट लीडर्स हैं, उनका पीबी कितना चल रहा है और इस कंपनी का पीबी कितना चल रहा है। सो सेक्टर टू सेक्टर ये वेरी करता है ना। इसको हम ऐसा नहीं कर सकते कि प्राइस टू बुक वैल्यू एक कंपनी की हम चेक कर रहे हैं जो एक डिफरेंट सेक्टर में है और उसको हम किसी और सेक्टर से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड रेशो है आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। सो रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब ये है कि शेयर होल्डर ने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है, इक्विटी में अमाउंट दिया है उस कंपनी को, उसमें वो रिटर्न कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है, ठीक है। और कंपटीशन का फॉर्मूला ये लिखा है डेट टू इक्विटी रेशियो है चौथा, ठीक है। इट मेजर्स रिलेशनशिप बिटवीन बोरोड कैपिटल, कितना डेट 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 है उस कंपनी के ऊपर, एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर्स, ठीक है। सो ये भी एक रेशियो है। सो आरओई जो है यूजुअली माना जाता है कि 12%, 15% या जितना हायर होगा उतना बेटर होगा। सेकेंड और फोर्थ जो है डेट टू इक्विटी रेशियो जो है, सो डेट टू इक्विटी रेशियो को जितना कम होगा, एक या एक से जितना लोअर होगा या जीरो होगा उतना ज्यादा बेटर होगा, बिकॉज इट सिग्निफाइज कि कंपनी के ऊपर डेट बिल्कुल नहीं है या ना के बराबर। क्योंकि हायर डेट होगा तो उसका रिजल्ट ये होगा कि कंपनी की जो ग्रोथ है या प्रॉफिट्स हैं वो इन फ्यूचर इम्पैक्ट हो सकते हैं।
तो वी विल ऑलवेज प्रेफर अ कंपनी जहाँ डेट उसका कम हो, वो डेट टू इक्विटी रेशियो जो है लोअर हो, है ना, एक से कम हो, बहुत ज्यादा बेस्ट हो, जीरो हो तो और ज्यादा बेस्ट हो। इसके अलावा करेंट रेशो भी एक फाइनेंशियल रेशो है जिसको कंपनी की लिक्विडिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सो करेंट रेशो एक से ऊपर होना चाहिए, और जितना हायर करेंट रेशो होगा एज कंपेयर टू सेक्टर या इंडस्ट्री, उतना ही वो कंपनी फंडामेंटली अच्छी मानी जाती है। Still people are trying. ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट इश्यूज थे कुछ जो मैंने डिस्कस किए। और इन्वेस्टमेंट के लिए मेनली फंडामेंटल एनालिसिस ही किया जाता है। इसमें जो चीजें होती हैं जो अभी हम स्लाइड्स में देखी, इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन पे इम्पोर्टेंस दी जाती है कि अलग अलग सेक्टर्स के हों, जो जिन जिन सेक्टर्स की ग्रोथ के चांसेस हों वो होना चाहिए। अदर देन डेट सारे के सारे स्टॉक, सारा का सारा फंड जो है एक सेम या एक सेम सेक्टर के उसमें ना होना नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग सेक्टर के में जो लीडर्स हैं, मार्केट लीडर्स हम कह सकते हैं, वो हम ले सकते हैं। तो अब इससे रिलेटेड किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं, और लेट मी allow you to unmute. ओके, ठीक है, अब लोग आप अनम्यूट कर सकते हैं। रिजवान भाई, करंट रेशियो के बारे में थोड़ा पूछना, कैन आई आस्क यू? जी जी। करंट रेशियो एक से ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? दैट इज फॉर फंडामेंटल। करंट भाई रेशियो जो है वो एक से ऊपर होना चाहिए। एक्चुअली मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें थोड़ा सा कम बताया था, बिकॉज लायबिलिटी को असेट्स और लायबिलिटीज में जो कैलकुलेशन होती है, जो नंबर निकल के आता है जी उसको पे करने में आसानी होती है जब करंट रेशियो कम होता है। ऐसा मैंने पढ़ा सुना था एक्चुअली इसी बिजनेस वाले वीडियो। तो इज दिस राइट? नहीं, एक्चुअली एज फार एज आई नो तो करंट रेशियो इतना हायर होगा ना, एक से 1.5, 2, 3 के आसपास होगा, उतना ज्यादा आइडियल होगा। बिकॉज उसमें उसका जो कैलकुलेशन होता है ना, करंट असेट डिवाइडेड बाय लायबिलिटीज। ठीक है, तो वो ये सिग्निफाई करता है कि करंट जो लायबिलिटीज हैं वो कितने इजीली लिक्विडेटेड की जा सकती हैं असेट्स के लिए। तो वो जितना हायर होगा वो हायर कैपेबिलिटी, मतलब उतनी ज्यादा कैपेबिलिटी इंडिकेट करेगा कंपनी की। भाई जो बात नहीं ओके सर, थैंक यू सो मच। जो पूछ नहीं रहा हूँ वो मेहरबानी करके म्यूट कर लें। थैंक यू सो मच रिजवान भाई, थैंक यू वेरी मच। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। रिजवान भाई, बुक वैल्यू कितनी होनी चाहिए? बुक वैल्यू भाई सेक्टर के हिसाब से वेरी करती है एक्चुअली। जैसे उस सेक्टर में जो जी बुक वैल्यू एक्चुअली क्या है कि जैसा मैंने बताया कि अगर लोअर होगी बुक वैल्यू तो वो बता रहा है कि वो कंपनी है, वो जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है। अगर हाई है तो फिर उसकी वैल्यूएशन थोड़ा बेटर है।
ठीक है। तो ज्यादा हमें ये देखना पड़ता है कि अगर वो अंडर वैल्यूड है तो उस सेक्टर के हिसाब से कितनी अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, और उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ क्या दूसरी चीजें हैं जिसकी वजह से वो वैल्यू लो है। अगर फंडामेंटली सारे उसकी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ सब है ठीक है, और बुक वैल्यू लो है तो कोई इशू नहीं है ना। तो डिपेंड्स ऑन स्टॉक टू स्टॉक, कंपनी टू कंपनी वो वेरी करता है। लोअर ये सिग्निफाई करता है कि लोअर वो जो स्टॉक है, पर्टिकुलर स्टॉक जो है लो बुक वैल्यू वाला, अंडर वैल्यूड है और एज कंपेयर टू अदर स्टॉक्स। ठीक है, तो हम एक जी नजर जज़ाकल्लाह। उस सेक्टर के जो बेस्ट स्टॉक्स हैं उनकी बुक वैल्यूज को हम देख सकते हैं, उनका कंपेयर कर सकते हैं बुक वैल्यू में और करंट प्राइस में कितना डिफरेंस है। हम्म, जी जज़ाकल्लाह। और कोई क्वेश्चंस? जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। निजान भाई, ये इंटरेस्टिंग वैल्यू क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू तो उसकी जो वैल्यूएशन का एक तरीका है। इंट्रिंसिक वैल्यू जो है ना उसकी एक फॉर्मूला होता है इंट्रिंसिक वैल्यू का। तो उसके बेसिस पे अगर लोअर इंट्रिंसिक वैल्यू जितनी हाई होगी तो वो उतना स्टॉक महंगा होगा। जैसे शुरू में मैंने स्लाइड में मैंने बताया कि जो पी रेशो है, पी रेशो भी एक तरह से उस कंपनी के वैल्यूएशन को बताता है। अगर बहुत ज्यादा हाई हाई पी है एज कंपेयर टू अदर स्टॉक, उसी सेक्टर के दूसरे स्टॉक्स के बेसिस पे, तो वो स्टॉक्स ओवर वैल्यूड, जितना हायर इंट्रिंसिक वैल्यू होगा और उसकी प्राइस की जो स्टॉक की जो प्राइस है एज कंपेयर टू इंट्रिंसिक वैल्यू, अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से या वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ऊपर है तो वो बहुत महंगा है। तो इन दैट केस हमें, अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए पिक करना चाह रहे हैं तो हम वेट करते हैं तब तक वो इंट्रिंसिक वैल्यू के करीब ना आ जाए ना। मान लीजिए किसी कंपनी की, किसी शेयर की एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल कैपिटल, ओवरऑल मार्केट कैप अगर 70 रुपीज है, बट वो स्टॉक की प्राइस अभी चल रही है मान लीजिए 160-170 रुपये चल रही है, तो इन दैट केस हम ये मानते हैं कि अभी ये इसकी प्राइस जो है ना ओवरबॉट है, अभी ये एक्चुअल जो वैल्यू से ज्यादा महंगा है, थोड़ा सस्ता होने का हम वेट करेंगे तब उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग वैल्यू से अगर सस्ता मिल रहा है स्टॉक तो ले सकते हैं। हाँ सस्ता मिल रहा है तो हम उस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं, बट हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई उसकी वैल्यू उसके कंपनी के फाइनेंशियल्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा लो तो नहीं है या बहुत ज्यादा हाई तो नहीं है ना। मतलब अगर कोई स्टॉक सस्ता है, अंडर वैल्यूड है, तो वही अंडर वैल्यूड के पीछे पीछे हमारे पास जस्टिफाइबल रीजन होना चाहिए। जज़ाकल्लाह।